नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूं और आशा करती हूं कि आप भी बढ़िया होंगे। बिहार पुलिस वाली जो सीरीज थी उसे आप सबने बहुत प्यार दिया है। आप सबने मुझे कमेंट किए वीडियोस पे और पर्सनल मैसेजेस भी किए हैं कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिले हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि आपके लिए हम कुछ मदद कर पाए। अब हम कुछ नई सीरीज लेके आने वाले हैं। इंस्टाग्राम पे मैंने एक पोल लगाया हुआ है कि अब हम नेक्स्ट सीरीज किसकी लेके आए, तो आप सब वहां पे जाके उस पर क्लिक करके मुझे बताइए कि अगला जो भी सीरीज है उसको किस टॉपिक पे आपको चाहिए। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि भारतवर्ष के किसी भी एग्जाम में पूछी जानी है। तो चाहे आप किसी भी राज्य से बिलोंग कर रहे हो, एमपी, यूपी, बिहार, राजस्थान, कहीं से भी ये टॉपिक आपके एग्जाम में आने ही आने वाला है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं आज हम वो सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। इस वजह से क्योंकि यहाँ जितने भी स्थल पाए जाते हैं तो सबसे पहला कंफ्यूजन होता है कि उनकी खोज किसने की थी। दूसरा कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे जो जो चीजें पाई गई हैं उसमें लोग अधिकतर कंफ्यूज होते हैं कि विशाल अन्नागार कहाँ पाया गया, स्नानागार कहाँ पाया गया, और जैसे गहने बनाने का कारखाना है, बंदरगाह है, ये सब कहाँ है। ये सारी चीजें आज हम थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल है जो यूपी पीसीएस में आया हुआ सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक विकसित रूप किस काल में पाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक विकसित रूप किस काल में था। विकसित रूप का मतलब ये होता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता इस काल में सबसे ज्यादा अपनी वास्तुकला में और अपने जो भी एग्रीकल्चर वगैरह है, शहरी नियोजन है, उसमें सबसे ज्यादा पीक पर थी। वहां की वास्तुकला, शहरी नियोजन सबसे पीक पर था। तो वो कौन सा काल था? 3300 से लेके 2600 ईसा पूर्व, 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व, 1900 से 1300 ईसा पूर्व, या 1300 से 600 ईसा पूर्व। बताइए कौन सा ऐसा काल है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सबसे विकसित रूप माना जाता है। तो ये माना जाता है 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व का समय। क्यों? क्योंकि इस समय जो वास्तुकला थी, वास्तुकला और शहरी नियोजन, ये सारी चीजें कहां पे थी? अपने पीक पर थी। शहरी नियोजन ये सब अपने पीक पर थी। तो इस वजह से इसे कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विकसित रूप। क्लियर? क्योंकि इस समय क्या था? वास्तुकला और शहरी नियोजन ये सारी चीजें कहां पे थी? पीक पे थी। तो क्या टाइम हो गया सबसे विकसित काल? 2600 से 1900 ईसा पूर्व। ये टाइम टेन्योर याद रखिएगा, ये पूछा हुआ सवाल। हड़प्पा सभ्यता की पहली खुदाई किस वर्ष हुई और किस पुरातत्ववेत्ता द्वारा की गई? सबसे पहला सवाल है पहली खुदाई किस साल की गई थी हड़प्पा सभ्यता की और किसने की थी। बेसिकली ये सवाल है। और ऑप्शन है दयाराम साहनी जी 1921, राखलदास बनर्जी 1922, एनजी मजुमदार 1930 और 1954 में एसआर राव द्वारा। बताइए हड़प्पा सभ्यता की जो पहली खुदाई है वो किस वर्ष और किस पुरातत्ववेत्ता द्वारा की गई थी। बताइए हड़प्पा सभ्यता की बिल्कुल सही जो पहली खुदाई है वो किसने की थी? दयाराम साहनी जी ने की थी 1921 में। और इन्होंने क्या खोजा था? इन्होंने खोज की थी हड़प्पा की। इन्होंने क्या खोजा था? हड़प्पा। तो याद रखिएगा। बाकी जो ऑप्शंस हैं वो भी आपको पता ही होंगे, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि राखलदास बनर्जी जी ने किसकी खोज की थी? राखलदास बनर्जी जी ने खोज की थी मोहनजोदड़ो की। किसकी खोज की थी? मोहनजोदड़ो की खोज की थी। एनजी मजुमदार जी ने किसकी खोज की थी? चहुंदड़ो की खोज की थी। चहुंदड़ो क्या था? चहुंदड़ो में बेसिकली गहने बनाने का कारखाना पाया गया है। चहुंदड़ो में ये भी सवाल पूछ सकता है कि गहने बनाने का कारखाना कहाँ मिला है, तो चहुंदड़ो में मिला है। राखलदास बनर्जी जी ने किसकी खोज की थी? मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और एसआर राव जी ने खोज की थी लोथल की। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह है और यहीं पे मिला है शिपयार्ड, यानी कि जो जहाज वगैरह बनाने का कारखाना, तो वो भी कहाँ मिला है? लोथल में मिला है। तो क्या क्या जाना आपने? दयाराम साहनी जी ने किसकी खोज की? हड़प्पा की। राखलदास बनर्जी जी ने किसकी खोज की है? मोहनजोदड़ो की। एनजी मजुमदार जी ने किसकी खोज की है? चहुंदड़ो की। चहुंदड़ो में ही गहने बनाने का कारखाना है और चहुंदड़ो में ही एक पद चिन्ह पाए गए हैं, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह। तो कभी कभी सवाल आता है कि बिल्ली का पीछा करते हुए जो कुत्ते के पद चिन्ह है वो कहाँ पाए गए हैं, तो वो चहुंदड़ो में पाए गए। क्लियर? अगला एसआर राव जी ने खोज की है लोथल की। लोथल क्या है? बंदरगाह है। और किस राज्य में है लोथल? बताइए। गुजरात में। ग्रेट बाथ कहाँ स्थित है? बताइए। ग्रेट बाथ मतलब विशाल स्नानागार की बात की गई है, कहाँ पे है? लोथल में है, हड़प्पा में है, मोहनजोदड़ो में है कि रोपड़ में? जो ग्रेट बाथ यानी कि विशाल स्नानागार मिला है वो आप सबको पता है कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है।
और इसकी विशेषताएं क्या थी, इसका उपयोग क्या था। जो विशाल स्नानागार है उसका उपयोग किया जाता था किसी भी प्रकार के जो धार्मिक अनुष्ठान हैं, वहाँ पे जब धार्मिक अनुष्ठान हुआ करते थे तब सामूहिक स्नान का आयोजन होता था। उस सामूहिक स्नान जो कहाँ हुआ करता था, ये विशाल स्नानागार की फोटो लगाई है मैंने। इसमें सीढ़ियाँ भी होती थीं, ये सीढ़ियाँ आपको दिख रही होंगी, सीढ़ियाँ हुआ करती थी उत्तर दक्षिण में। दूसरी चीज़, ये पक्की ईंटों का बना हुआ होता था। और एक सवाल ये जो उठता है कि क्या यहाँ से पानी कैसे नहीं निकलता था, ऐसा क्या उपयोग किया जाता था। तो यहाँ डामर का भी उपयोग की वो मिलती है कि यहाँ डामर का भी उपयोग किया जाता था ताकि यहाँ से पानी का निकास जो ना रिसाव या ना हो। क्लियर। तो और दूसरी चीज़ ये भी पूछी जाती है कि जो विशाल स्नानागार है वो कितने मीटर लंबा है, कितने मीटर चौड़ा था और कितने मीटर गहरा था। अब ये सवाल पूछना बहुत ज़्यादा आयोग ने बंद कर दिया है, विभिन्न आयोगों ने, कि विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है। ये बेसिक क्वेश्चंस लगते हैं उन्हें। अब पूछा जाता है कि जो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला है उसकी लंबाई कितनी थी, उसकी चौड़ाई कितनी थी और उसकी गहराई कितनी थी। अगर थोड़ा सा डीप क्वेश्चन वो पूछेगा तो ये तो जरूरी से ही जरूर पूछेगा। आपको पता होना चाहिए कि जो विशाल स्नानागार है उसकी लंबाई थी 11.88 मीटर और उसकी चौड़ाई कितनी थी, उसकी चौड़ाई थी 7.01 मीटर, वो उसकी चौड़ाई थी। और गहरा कितना था, वो गहरा था 2.43 मीटर। तो ये जो डाटा है वो आपको याद रखना है, क्योंकि अब एग्जाम पैटर्न बदल रहा है, एग्जाम का जो पैटर्न बनाने वाले लोग हैं वो समय के साथ बदल रहे हैं। तो ग्रेट बात या विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया, मोहनजोदड़ो में पाया गया। इसका कब यूज होता था, धार्मिक अनुष्ठानों में यूज होता था, सामूहिक स्नान में यूज होता था। लंबाई कितनी थी उसकी, तो 11.88 मीटर इसकी लंबाई थी, 7.01 मीटर ये चौड़ा था और 2.43 मीटर गहरा था। ये डाटा आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये डाटा आपको याद रखना है, एग्जामिनर पूछ सकता है और यहीं पे आप सिलेक्शन लेने के लायक हो जाते हैं, जहां आपका एक नंबर दूसरे एक एस्पिरेंट से ज़्यादा हो जाता है। और ये टॉपिक लाने का मेरा सिर्फ इतना ही कंसर्न था कि ये सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन आपके हर एग्जाम का कॉमन टॉपिक है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, कोई स्टेट पीसीएस हो, वनडे एग्जाम हो, कहीं का भी टीचर का एग्जाम हो, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता बहुत कॉमन टॉपिक है, इससे एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इस वजह से ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है और लोगों तक शेयर करना आपका काम है इस वीडियो को। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी बताइए, ब्राह्मी, तमिल, खरोष्ठी, अज्ञात या चित्रलिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो कैसी थी, तो आप सबको पता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। क्यों? क्योंकि वो कैसी लिपि है, वो चित्रात्मक लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो कैसी है, चित्रात्मक लिपि है। और उन चित्रों के माध्यम से क्या बात कही गई है वो अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी हो गई, अज्ञात या चित्रात्मक लिपि है। और उस चित्रों के मतलब को अभी तक कोई भी व्यक्ति पढ़ नहीं पाया है, कोई भी व्यक्ति समझ नहीं पाया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है, चित्रात्मक लिपि है, याद रखिएगा। कहीं कहीं सवाल ये भी रहता है अज्ञात है, तो जी हाँ अज्ञात है। क्लियर। चलिए, मोहनजोदड़ो में पहली व्यवस्थित खुदाई कब शुरू हुई। देखिए, मैंने आपको बताया था कि पहली खोज सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला उत्खनन है वो कब हुआ था, 1921 में हुआ था, दयाराम साहनी जी ने किया था। लेकिन यहाँ क्या सवाल पूछ रहा है, मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो में पहली व्यवस्थित खुदाई कब शुरू की गई, मोहनजोदड़ो की बात की गई है। मैंने आपको बताया था पहली खुदाई हड़प्पा सभ्यता की कब हुई थी, 1921 में हुई थी, दयाराम साहनी जी द्वारा। और इन्होंने क्या खोजा था, हड़प्पा। क्लियर, हड़प्पा स्थल की खोज की थी। यहाँ पूछा है मोहनजोदड़ो की पहली खुदाई, तो क्या मैंने आपको बताया था कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, राखलदास बनर्जी जी ने की थी 1921। तो राखलदास बनर्जी जी ने किसकी खोज की थी, मोहनजोदड़ो की खोज की थी। क्लियर, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और एसआर राव के लिए मैंने क्या बताया था आपको, एसआर राव ने किसकी खोज की थी, एसआर राव ने खोज की थी लोथल की। और लोथल क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह है लोथल। लोथल क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह है और यहीं पे शिप वगैरह बनाने के कारखाने भी पाए गए हैं। और एमजी मजुमदार जी ने किसकी खोज की थी, एग्जैक्टली किसकी खोज की थी, चहुंदड़ो की खोज की थी। और चहुंदड़ो में क्या मिला था, चहुंदड़ो में गहने बनाने का कारखाना मिला था और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह भी पाए गए थे। तो बेसिकली जो पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो में पहली व्यवस्थित खुदाई किसने और कब शुरू की, तो मोहनजोदड़ो की व्यवस्थित खुदाई जो शुरू हुई थी वो राखलदास बनर्जी जी द्वारा शुरू हुई थी। क्लियर। चलिए, दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की, राखलदास बनर्जी जी ने
मोहनजोदड़ो की, SR राव ने लोथल की और MG मजुमदार ने चंद्रपुर की खोज की थी। क्लियर? ये फैक्ट्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि सिली मिस्टेक्स इसी चीज़ों में होती है क्योंकि रिवीजन नहीं होता है, और रिवीजन नहीं होता है तो वहाँ पे हम कुछ का कुछ लगा के आते हैं और बाद में सिर्फ पछताना रह जाता है कि काश एक बार रिवाइज कर लिया होता। और ये बहुत ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता आने वाला टॉपिक है एग्जाम का। सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो किस देवता की पूजा करते हैं? सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा करते थे? आप सबने जब इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ी होगी तो आप सबने सुना होगा कि पशुपति की मुहर मिली थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी मुहर मिली है? पशुपति की मुहर मिली है। और कहा जाता है कि वहाँ के लोग इन्हें एज अ देवता पूजते थे। तो पशुपति कौन थे बताइए? किस देवता की पूजा करते थे? विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, पशुपति। तो जो मुहर मिली है वो उसके प्रमाण क्या देते हैं? उस मुहर में क्या प्रमाण मिलता है? जो सील मिली है उसमें क्या है? उसमें दूसरे साइड क्या है? पशुपति की मूर्ति है, पशुपति का चित्र अंकित किया गया है। तो कहा जाता है कि किस देवता की पूजा करते रहे होंगे? वो पशुपति की यानी कि शिव भगवान की पूजा करते रहे होंगे, क्योंकि पशुपति की मूर्ति के चारों ओर विभिन्न तरीके के जानवर भी दिखाए गए हैं। और आज के जो हमारे शिव भगवान हैं, तो जैसे गले में उनके सांप रहता है, नंदी जी हैं जो बैल के रूप में जाने जाते हैं। तो इस वजह से कहा जाता है कि पशुपति यानी कि शिव की पूजा होती थी सिंधु घाटी सभ्यता में, क्योंकि वहां जो मुहर पाई गई है उसमें किन की मूर्ति अंकित है? पशुपति की मूर्ति अंकित है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सिंधु घाटी के लोगों को अज्ञात थी? देखिए क्वेश्चन मतलब ध्यान से पढ़ना है। क्यों ध्यान से पढ़ना है? क्योंकि देखिए एक सवाल जो कॉमन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता मानी जाती है, तो कहा जाता है कि वो कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो बर्तन वगैरह बनाए जाते थे, औजार बनाए जाते थे, उसमें बेसिकली कांसे का उपयोग होता था, क्योंकि जो शिकार करते थे लोग उसके लिए औजार बनाते थे, उसके लिए कांसे का उपयोग करते थे। लेकिन सवाल है अज्ञात पूछा है। अज्ञात मतलब उनको जानकारी नहीं थी उसके बारे में। ऐसी कौन सी धातु थी जिसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी? ऑप्शन है तांबा है, कांसा है, स्वर्ण है, लोहा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को उस समय लोहे की जानकारी बिल्कुल नहीं थी। तो अज्ञात पूछा है, तो अज्ञात क्या हो जाएगा? लोहा। तांबे का उपयोग वो किसमें करते थे? तांबे का उपयोग बेसिकली जैसे जो खाना बनाने वाले बर्तन हैं, जैसे चाकू है, कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी कृषि के लिए उपयोग होती थी, तो तांबे का उपयोग बेसिकली उसमें किया जाता था। और कांस्य युगीन सभ्यता वो कही ही जाती थी कि कांस्य युगीन सभ्यता थी सिंधु घाटी की। और स्वर्ण का उपयोग आभूषण वगैरह में किया जाता था, तब भी आभूषण में, बर्तन में, इन सब में सोने का उपयोग होता था। और क्या करते थे ये? कांसा कब बनता है? जब तांबा और टिन दोनों मिक्स किए जाते हैं, तो तांबा और टिन का मिश्रण का यूज करके वो क्या बनाते थे? कांसा बनाते थे, कांस की धातुएं बनाते थे। तो क्या कभी कभी ये पूछ लेता है कि कांसा किसका किसका मिश्रण है? तो याद रखिएगा तांबा और टिन का जो मिश्रण है वो क्या है? कांसा। तांबे की धातु और टिन की धातु को मिला के बनाया जाता था कांसा। ये सवाल भी पूछता है आपके एग्जाम में कि तांबा कांस जो धातु है उसको किसको कौन कौन सी धातु मिला के बनाई जाती थी? तो तांबा और टिन को मिला के बनाई जाती थी। क्लियर? चलिए, मैं भी कंफ्यूज हूँ इस चीज़ में कि मैं अगली सीरीज आपके लिए किस सब्जेक्ट की लेके आऊँ, क्योंकि जैसा बिहार पुलिस का रिस्पांस रहा है, इतने अच्छे कमेंट्स, इतने अच्छा इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि वो भी सीरीज़ ना बच्चों ने इंस्टाग्राम पे लाने के लिए ही बोली थी कि प्लीज़ बिहार पुलिस की सीरीज़ स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं। हमें भी लगा कि नहीं, कुछ ऐसी सीरीज़ लानी चाहिए जहां आपको इंपॉर्टेंट MCQ सॉल्व करवा दिए जाएं, क्योंकि समय ज़्यादा था नहीं, 1 महीने का समय था। हमसे जितने ज़्यादा क्वेश्चन MCQ हो सके हमने करवाए हैं उसमें। और जिस हिसाब से लोगों ने कमेंट्स किए हैं, मैसेजेस किए हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आपने पढ़ाया है, मैंने उसे स्टोरी भी आप लगाई थी, आप सबने देखा होगा। तो बेसिकली बस इतना मुझे जानना है कि आप जो अगली सीरीज़ है वो कौन से टॉपिक पे आपको चाहिए, तो वो टॉपिक आप मुझे मैसेज कर दीजिए, कमेंट्स में बता दीजिए कि अगला जो भी टॉपिक है, जो भी सीरीज़ है, वो किस सब्जेक्ट पे लाई जाए, किस स्टेट स्पेसिफिक लाई जाए, या कौन सी ऐसी वैकेंसी है जिसके लिए हम अगली वीडियोस लाएं। नहीं तो ऐसी वीडियोस तो आपको मिलती ही रहेंगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे सिंधु घाटी है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं। जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, और धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन है, पॉलिटी की जो सीरीज़ है, मौलिक अधिकार, संविधान के भाग, इन सब से आपको टॉपिक्स मिलते रहेंगे। बस मुझे ये जानना है कि कौन सा ऐसा एग्ज़ाम है सामने जिससे रिलेटेड हम
आपके लिए सीरीज ला सकते हैं, तो उसके लिए आप ही बताइए हमें। अगला सवाल है, कालीबंगन के स्त्रीकृत उत्खनन में प्रमुख पुरातत्वकार कौन थे? मतलब जब कालीबंगन की जो खोज हुई उसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, तो बताइए। अमलानंद घोष, बीके थॉपर, बीबी लाल, दयाराम साहनी जी, एसआर राव, कनिंघम और मार्शल, ईजेएच मैके, एसआर राव, कौन कौन लोग थे इन्वॉल्व, बताइए। कालीबंगन की जो खोज थी, बेसिकली कालीबंगन की जो खोज थी वो 1951 में की थी अमलानंद घोष जी ने। किसने की थी? अमलानंद घोष जी ने की थी। ये बात आपको याद रखनी है कि कालीबंगन की खोज किसने की थी, तो कालीबंगन की खोज की थी, आ लिखा हुआ है, डॉट लिखा हुआ है, तो फुल फॉर्म है उसका अमलानंद घोष। तो कालीबंगन की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने की थी। लेकिन जो उत्खनन कार्य हुआ था उसमें किसने मदद की थी? जस्ट 9 साल बाद किसने मदद की थी? 1961-69 में। आपको याद है उनका नाम? बहुत बड़ा नाम, बीबी लाल और बीके थापर। किन्होंने मदद की थी? बीबी लाल और बीके थापर ने। ये नाम आपको याद रखना है। क्लियर? तो कालीबंगन के स्त्रीकृत उत्खनन में कौन से प्रमुख पुरातत्वकार थे? तो अमलानंद घोष जी ने क्या की थी? अमलानंद घोष जी ने की थी खोज, और उत्खनन कार्य किसने किया था? उत्खनन कार्य बीके थॉपर और बीबी लाल ने किया था। तो इन दोनों ने क्या किया था? उत्खनन किया था इन्होंने। तो उत्खनन कार्य इन्होंने किया था और खोज किसने की थी? खोज की थी अमलानंद घोष जी ने। तो ये बात आपको याद रखना है कि कालीबंगन की खोज 1951 में किसने की थी? अमलानंद घोष जी ने की थी, और 1961 से 69 के बीच में बीबी लाल और बीके थापर ने क्या की थी? खुदाई की थी। बीबी लाल और बीके थापर ने क्या की थी? खुदाई की थी, उत्खनन कार्य किया था। और पूछा क्या है कि प्रमुख पुरातत्वकार जो भी कालीबंगन से रिलेटेड थे। मान लीजिए सवाल पूछ लेता कि कालीबंगन की खोज किसने की है, तब यहाँ पे आंसर बदल जाता। कालीबंगन की जो खोज की है वो अमलानंद घोष जी ने की है 1951 में। लेकिन यहाँ सवाल है कि उत्खनन के प्रमुख पुरातत्वकार कौन थे, मतलब उत्खनन में सहायता करने वाले कौन थे? तो अमलानंद घोष जी ने तो कर दी खोज, और बीके लाल और बीके थॉपर जी ने क्या किया? उत्खनन कार्य। तो ये तीनों राइट आंसर हो जाएंगे। दयाराम साहनी जी ने किसकी खोज की थी? करेक्ट, हड़प्पा। एसआर राव जी ने लोथल की। लोथल क्या है? बंदरगाह। क्लियर? और जॉन मार्शल ही है जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को नाम दिया सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये बात आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? देखिए मैंने क्या बताया आपको कि जो मोहनजोदड़ो कहाँ है वर्तमान में? वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है, तो याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो में मैंने बताया कि ग्रेट बाथ पाया जाता है, यानी कि विशाल स्नानागार पाया जाता है। लेकिन मोहनजोदड़ो का ये सबसे बड़ा स्थल नहीं। तो आपको लगेगा अच्छा सबसे बड़ा स्थल तो हमें लगता था स्नानागार है। जी नहीं, मोहनजोदड़ो का जो सबसे बड़ा भवन है वो क्या है बताइए? मोहनजोदड़ो का जो सबसे बड़ा भवन है वो है अन्नागार, विशाल अन्नागार। जो अन्न वगैरह है जो उसके स्टोर करने में काम आता था, एक बेसिकली ग्रेनरी। तो विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन माना जाता है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा कि मैम अन्नागार तो हड़प्पा में पाया जाता है, जो बड़ा भवन है वो बड़े फॉर्म में पाया जाता है मोहनजोदड़ो में। अन्नागार है वो बड़े फॉर्म में कहाँ पाया जाता है? मोहनजोदड़ो में। लेकिन हड़प्पा में भी उसके साक्ष्य मिलते हैं, कहीं कहीं वहां भी अन्नागार पाए गए हैं, लेकिन बहुत बड़े फॉर्म में कहाँ पाए गए हैं? बड़े फॉर्म में वो मोहनजोदड़ो में पाए गए। तो चूंकि मोहनजोदड़ो पूछा है कि मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन पूछा है, तो मोहनजोदड़ो का जो सबसे बड़ा भवन है वो क्या है? मोहनजोदड़ो का जो सबसे बड़ा भवन है वो अन्नागार है। कभी कभी बेसिकली इसकी लंबाई चौड़ाई भी पूछ लेता है, तो मैं हल लिख देती हूँ। 45.71 मीटर ये लंबा था और 15.28 मीटर ये चौड़ा था, और इसमें लगभग 27 कमरे थे। तो ये अन्नागार है, विशाल अन्नागार। जैसे मैंने स्नानागार को बताया था आपको कि स्नानागार की लंबाई कितनी थी? 11.88 मीटर लंबा था, 7.01 मीटर वो चौड़ा था और 2.43 मीटर वो गहरा था। इसी तरह विशाल अन्नागार के बारे में भी पूछ सकता है। तो इसकी लंबाई कितनी थी? लंबा था ये 45.71 मीटर और चौड़ा कितना था? 15.28 मीटर। पूछा गया सवाल ये है कि जो विशाल अन्नागार है उसमें कमरे कितने थे? तो विशाल अन्नागार में कमरे 27 कमरे थे। और लंबाई चौड़ाई आपको याद रखनी है कि कितना लंबा था अन्नागार? तो ये 45.71 मीटर लंबा था और 15.23
मीटर ये कितना था, चौड़ा था, 2-3 मीटर चौड़ा था। 8 लिख दिया क्या, हाँ 2-3 मीटर है, ये 3 है, 15.23 मीटर ये चौड़ा था, याद रखिएगा 15.23 मीटर ये चौड़ा था। क्लियर? तो आपको ये चीज समझ में आई कि मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन विशाल अन्नागार है, यानी कि ग्रीनरी है। स्नानागार मत लगा के आ जाइएगा। अन्नागार हड़प्पा में भी पाए जाते हैं, लेकिन बड़े फॉर्म में कहाँ पाए जाते हैं, मोहनजोदड़ो में पाए जाते हैं। अन्नागार में कितने कमरे थे, 27 कमरे थे। क्लियर? कितना लंबा चौड़ा था, 45.71 मीटर लंबा था ये, और 15.23 मीटर चौड़ा था। ये डाटा आपको याद रखना है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम बंदरगाह कहाँ है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम बंदरगाह किस स्थान पर था। मैंने बताया था आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ है, कालीबंगन, रोपड़, लोथल, मोहनजोदड़ो। बताइए। बिल्कुल सही, जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम बंदरगाह है वो लोथल है। और इसकी खोज किसने की थी, मैंने बताया था, इसकी खोज की थी SR राव जी ने की थी। ये किस नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा ये भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है, ये भोगवा नदी के किनारे है। तो ये डाटा आपको याद रखना है कि बंदरगाह कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का, लोथल है। खोज की थी SR राव जी ने। किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है। रोपड़ किस नदी के किनारे है, रोपड़ सतलुज नदी के किनारे। रोपड़ किस नदी के किनारे है, सतलुज नदी के। ये सवाल भी पूछ लेता है कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है, तो रोपड़ किसके किनारे है, सतलुज नदी के है। कालीबंगन किस नदी के किनारे है, तो घग्घर नदी के किनारे। कालीबंगन किस नदी के किनारे है, घग्घर नदी के किनारे। रोपड़ सतलुज नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, और मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे। और हड़प्पा किस नदी के किनारे है, हड़प्पा है रावी नदी के तट पर। हड़प्पा किस नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर। यह सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कौन सा सिंधु घाटी स्थल का जो स्थान है वो किस नदी के किनारे है। तो कालीबंगन घग्घर नदी याद रखिएगा, रोपड़ सतलुज नदी के किनारे, जो लोथल है वो भोगवा नदी के किनारे, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, राखलदास बनर्जी जी ने की थी। लोथल की खोज किसने की थी, SR राव जी ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, हड़प्पा की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी जी ने। और कालीबंगन की खोज मैंने बताया अमलानंद घोष और उत्खननकार BK लाल और BK थॉपर ने किया था। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता की जो नेटवर्क आधारित सड़क प्रणाली को क्या कहा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़क प्रणाली थी वो किस पैटर्न पर थी, अराजक मार्ग, ग्रिड आकृति, चौड़ी सीधी सड़कें, या मिट्टी के रास्ते। आप सबको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़कें थी वो कैसी थी, वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कहाँ काटती थी, समकोण पर काटती थी, और ऐसे आयताकार एक चौराहा निर्मित होता था। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थी वो किस मॉडल पर आधारित थी, वो ग्रिड मॉडल पर, ग्रिड सिस्टम पर आधारित थी। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या था, जो ये सड़कें होती थी जैसे आज के जो चौराहे होते हैं वो बेसिकली उसी फॉर्म में होता था। तो यहाँ पे समकोण पर जो सड़कें थी वो काटती थी एक दूसरे को, और चारों तरफ ऐसे आयताकार ये निर्माण होता था चौराहों का। तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की जो नेटवर्क आधारित सड़क पद्धति थी वो किस पैटर्न पर आधारित थी, ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी। क्लियर? चलिए अगला सवाल, कौन सा पुरातत्वविद हड़प्पा सभ्यता नाम को श्रेय देता है, मतलब हड़प्पा सभ्यता नाम सिंधु घाटी सभ्यता को किसने दिया था। हड़प्पा सभ्यता का जो नाम है वो सिंधु घाटी सभ्यता को किसने दिया, हड़प्पा सभ्यता किसने कहा। A व्हीलर ने, वत्स ने, सर जॉन मार्शल ने, RD बनर्जी ने, यानी राखलदास बनर्जी की बात की गई। तो मैंने अभी बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता किसने कहा था, तो हड़प्पा सभ्यता कहा था सर जॉन मार्शल ने। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का जो श्रेय भी जाता है वो इन्हें ही जाता है, जॉन मार्शल को ही जाता है, याद रखिएगा। तो हड़प्पा सभ्यता नाम किसने दिया था, जॉन मार्शल ने नाम दिया था, याद रखिएगा ये चीज, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। सिंधु घाटी सभ्यता की कहाँ तक व्यापक स्थल व्यापी सुविधा मिली थी। बेसिकली सिंधु घाटी सभ्यता में पूछा गया है कि जो क्या व्यवस्थाएं थी जो बहुत ज्यादा व्यापक थी, बहुत ज्यादा साइंटिफिक थी। तो आप सबको पता है, आप तीनों ऑप्शंस देखिए, जल निकासी प्रणाली, पक्का मार्ग, घरों में निजी शौचालय, या उपरोक्त सभी। अगर हम हर ऑप्शन पे बात करें तो जल निकासी प्रणाली, सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकासी प्रणाली इतनी शानदार थी कि हर घर का जो वेस्ट था वो नालियों के माध्यम से निकलता था और कहाँ जाता था, सीवर में मिलता था।
और जो आज की जो नालियां हैं वो सही तरीके से नहीं ढकी होती हैं, लेकिन उस टाइम पे जो नालियां थी पक्की ईंटों की बनी होती थी और उन्हें बाकायदे ढका जाता था। अब सोचिए कितना उचित सिस्टम रहा होगा तब कि घर के जो वेस्ट पानी है वो कहाँ नालियों के माध्यम से होकर सीवर पे जा रहा है और वहाँ फिर उसका उपचार कर दिया जाता है। जो नालियां हैं, आज की नालियां देखिए, उस समय की नालियां पक्की ईंटों की बनी होती थी, उन्हें बाकायदे ढका जाता था। तो इतनी उच्च व्यवस्था थी। तो जल निकासी प्रणाली शानदार थी सिंधु घाटी सभ्यता की। पक्का मार्ग, आप सबने देखा कि जो सड़कें थी वो कैसी थी, ग्रिड पद्धति पर आधारित थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। चौराहे जो हम आजकल जैसी सड़कें बनाते हैं उस पैटर्न पर था। तो मार्ग भी क्या था, पक्का था। घरों में निजी शौचालय, यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन होता है क्या ऐसी व्यवस्था रही होगी। तो जी हाँ, मोहनजोदड़ो में साक्ष्य पाए गए हैं किसके, जो घरों में उन लोगों के स्पेशल बाथरूम होते थे, कमरों से अटैच वॉशरूम हुआ करते थे उस टाइम। और जो फ्लश की सुविधा आजकल है वो भी फ्लश वगैरह की सुविधा के साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से मिले हैं। तो ये भी सही है कि घरों में निजी शौचालय भी हुआ करते थे। तो ये तीनों व्यवस्थाएं, उपरोक्त सभी ये तीनों व्यवस्थाएं, ये सारी सुविधाएं सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती थी। ये सारी सुविधाएं क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता में थी। तो ये बात आप याद रखिएगा कि बेहतर जल निकासी प्रणाली थी, पक्का मार्ग था जो ग्रिड सिस्टम पर आधारित था, घरों में निजी शौचालय थे। इसके प्रमाण कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अगला, जल निकासी प्रणाली के बारे में बात की जाए तो बेहतर जल प्रबंधन व्यवस्था, बेहतर नालियों का प्रबंधन, ये सारी चीजें थी। क्लियर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सब सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं और अगर एग्जाम में पूछे गए हैं तो इम्पोर्टेंट है और इनकी संभावना है आपके अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जाने की। तो सिंधु घाटी सभ्यता से अगर सवाल आता है तो आपको गलत तो नहीं करके आना है, क्योंकि जब भी कोई बच्चा एग्जाम से बाहर होता है तो वो 1 नंबर या 2 नंबर से होता है और वो 1 या 2 नंबर यही चीज़ें डिसाइड करती हैं कि आपने कितने ध्यान से क्लासेस ली हैं, कितने ध्यान से रिवीजन किया है, कितने ध्यान से MCQ प्रैक्टिसेस की हैं आपने। ये सिर्फ आपके लिए कराया जा रहा है। बिहार पुलिस के लिए जब हम लोग इंस्टा पे रील्स वगैरह बना रहे थे एजुकेशनल, तो बहुत सारे बच्चों ने कहा यूट्यूब पे आइए, क्लासेस दीजिए बिहार पुलिस के लिए, इंपॉर्टेंट MCQ सॉल्व करवाइए। आपने कहा, हम आ गए। आपने रिस्पॉन्ड किया कि बहुत अच्छी सीरीज़ गई, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत अच्छा लिख के भेजा सबने, अच्छा लगता है सुन के। तो बस इसीलिए अब अगली सीरीज़ किस पे आए बता दीजिएगा, उस पर वीडियो बना दिए जाएंगे। नहीं तो ये वीडियो तो आपके लिए आएंगे ही आएंगे डेली। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इससे रिलेटेड वीडियो अब बनते रहेंगे। लोथल की खुदाई कब और किसके द्वारा की गई, बताइए। मैंने आपको बताया कि लोथल क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। इसकी खोज किसने की थी, लोथल किस नदी के किनारे था, मैंने बताया था लोथल किस नदी के किनारे था, भोगवा नदी के किनारे था। कहाँ स्थित है लोथल, लोथल गुजरात में। क्लियर। चलिए, इतनी बातें आपको जानने लायक है। अब बताइए किसने की थी, SR राव, दयाराम साहनी, मजूमदार, बीबी लाल। बिल्कुल सही। किसने की थी लोथल की खोज, SR राव ने की थी। दूसरी चीज, दयाराम साहनी जी ने किसकी खोज की थी, हड़प्पा की खोज की थी। मजूमदार जी ने किसकी खोज की थी, चहुंदड़ों की खोज की थी। चहुंदड़ों से क्या मिला है, गहने बनाने का कारखाना मिला है। और मैंने आपको बताया था कि कालीबंगन की खोज अमलानंद घोष जी ने की थी, लेकिन जो उत्खनन कार्य था बाद में वो बीबी लाल और BK थॉपर ने किया था। क्लियर। तो बीबी लाल और BK थॉपर किससे संबंधित है, कालीबंगन से संबंधित, कालीबंगन से संबंधित। क्लियर। कालीबंगन राजस्थान वाला क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल जो और बहुत ज्यादा आता है, जैसे नदियों का तो मैंने बता दिया आपको कि कौन सा किस नदी के किनारे है, मैं अभी उसको बताती हूँ। ये सवाल कर लेते हैं, हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो सारे स्थल हैं वो किस नदी के किनारे हैं। ये सवाल महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है सिंधु, रावी, घग्गर, सतलुज। तो सिंधु नदी के किनारे कौन सा हड़प्पा स्थल है, सिंधु नदी के किनारे है मोहनजोदड़ो। सिंधु नदी के किनारे कौन सा स्थल है, मोहनजोदड़ो स्थित है। रावी नदी के तट पर कौन है, रावी नदी के तट पे हड़प्पा स्थित है। घग्गर नदी के किनारे कौन सा है, घग्गर नदी के किनारे कालीबंगन, कालीबंगन। क्लियर। और सतलज नदी के किनारे क्या है, सतलज नदी के किनारे रोपड़। तो ये सवाल आते हैं कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है। पहला तो ये क्लियर हुआ आपको कि मोहनजोदड़ो किसके, सिंधु नदी के, हड़प्पा रावी नदी के, कालीबंगन घग्गर नदी के और रोपड़ सतलुज नदी के किनारे। एक सवाल और आता है, आप सबने देखा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, पूर्वी कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है। पूछता है इसलिए यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो है मांडा।
और वो कहाँ स्थित है? वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो है दायमाबाद, और दायमाबाद कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूर्वी बिंदु है वो कौन सा है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो है सुतकांगडेर। सुतकांगडेर ये कहाँ स्थित है? ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में, बलूचिस्तान में। तो कभी कभी ये सवाल भी पूछता है। मेरा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कोई भी फैक्ट बचे ना। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं, सारे फैक्ट एक जगह पता होने चाहिए कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है, किसने खोज की है, कहाँ क्या पाया जाता है, वो सारी चीज़ें। तो अगर कभी सवाल आ जाए ना आपके सामने कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? मांडा। किस नदी के किनारे, कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? दायमाबाद, महाराष्ट्र में स्थित है। पूर्वी बिंदु कौन सा है? आलमगीरपुर, कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? सुतकांगडेर, पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में। तो मांडा कहाँ है? ये सबसे उत्तरी बिंदु। मांडा क्या है? उत्तरी बिंदु है। दायमाबाद क्या है? दक्षिणी बिंदु है। आलमगीरपुर क्या है? पूर्वी बिंदु है। और सुतकांगडेर क्या है? पश्चिमी बिंदु। याद रखिएगा। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है सिंधु घाटी स्थल का? मांडा, जम्मू कश्मीर में। सबसे दक्षिणी दायमाबाद, महाराष्ट्र में। सबसे पूर्वी आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में। और सबसे पश्चिमी सुतकांगडेर, पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में। क्लियर? चलिए, हड़प्पा स्थल से मानव युग शवाधान कहाँ मिले हैं? मतलब हड़प्पा का ऐसा कौन सा स्थान है जहां एक ही कब्र में 2 लोगों के शव मिले हैं? युगल मानव युग्म शवाधान, मतलब बहुत ज़्यादा हिंदी दिया हुआ है कि जैसे 2 लोग, एक कब्र है उसमें 2 लोगों की जो डेड बॉडीज हैं वो मिली हुई हैं, उनके कंकाल मिले हुए हैं। ऑप्शन है लोथल, कालीबंगन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो लोथल में खुदाई हुई, वहां बेसिकली एक ही कब्र में एक हस्बैंड, एक पुरुष है और एक महिला है, उनके कंकाल मिले हुए हैं। तो जो युग्म शवाधान है, मतलब कि जो साथ एक ही कब्र में जो 2 लोगों के कंकाल मिले हुए हैं, वो कहाँ से मिले हैं? वो लोथल से मिले। कि एक, और वो कंकाल किसके हैं? एक पुरुष के हैं और एक महिला के हैं। तो ऐसा भी माना जाता है कि हो सकता है कि 2 जो कपल्स रहे हो उनकी मृत्यु हो गई हो तो उन्हें एक साथ दफना दिया गया हो। तो जो एक साथ कंकाल मिला हुआ है वो कहाँ है? वो लोथल में। क्लियर? आप मुझे जल्दी से आप रिवाइज करवा दीजिए। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के। कालीबंगन घग्गर, हड़प्पा रावी, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। देखिए, कालीबंगन का क्षेत्र कहाँ है? राजस्थान में है। अगर ट्रिक्स पे ही जाते हैं अपन, तो कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। और राजस्थान की महिलाओं को आपने घड़े में पानी भर के दूर तक जाते हुए देखा होगा, क्योंकि वहाँ पानी की कमी होती है। तो वो घड़ा लेके कहाँ जाती हैं? दूर तक पानी भरने जाती हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये घग्गर नदी के किनारे है। अब शायद आपको कभी ना भूले, आपको राजस्थान की महिलाएं घड़े लिए हुए याद आ जाएंगी। लोथल क्या है? लोथल बंदरगाह है। और आप सबको पता है जो पोर्ट वाला एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा रिच होता है व्यापार की दृष्टि से। लोथल बंदरगाह है, व्यापार ज़्यादा होगा, पैसा ज़्यादा होगा। जब पैसा ज़्यादा होगा तो उस पैसे का उपभोग लोग ज़्यादा करेंगे। तो जब उस पैसे का उपभोग ज़्यादा होगा तो लोथल किस नदी के किनारे हो जाएगा? भोगवा नदी के किनारे। किसके? भोग ज़्यादा होगा भाई, तो भोगवा नदी के किनारे। ट्रिक्स बहुत बोलते हैं ना आप, तो मुझे लगा थोड़ा सा ट्रिक्स बता दूं आपको। तो कालीबंगन राजस्थान में है, तो राजस्थान की महिलाएं घड़ा लेके जाती हैं, तो घग्गर नदी। लोथल बंदरगाह है, बंदरगाह है मतलब इंडस्ट्रियल एरिया है, तो व्यापार ज़्यादा होगा, व्यापार होगा तो पैसा आएगा, पैसा होगा तो उपभोग होगा, तो भोगवा नदी के। हड़प्पा रावी और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। चलिए, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अभी हम ये सवाल कर चुके हैं ना, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? कौन सी थी? विशाल अन्नागार, ग्रेनरी। विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। और उसकी लंबाई चौड़ाई मैंने आपको बताई दी है। कितने कमरे थे अन्ना ग्रेनरी में? टोटल 27 कमरे थे। ये मत कंफ्यूज होइएगा कि हड़प्पा में भी है। हड़प्पा में है, लेकिन बड़े फॉर्म में कहाँ पाई गई है? तो बड़े फॉर्म में अन्नागार मोहनजोदड़ो में पाए गए। और हड़प्पा में भी है, लेकिन सबसे बड़े भवन के रूप में कहाँ है? मोहनजोदड़ो में। कालीबंगा पुरातत्व स्थल किस नदी के किनारे? अब मुझे आप आंसर करिए कि जो कालीबंगन है वो किस नदी के किनारे? सिंधु, रावी, घग्गर, सतलुज। मैंने क्या बताया? कालीबंगन राजस्थान में है और कालीबंगन से ही मिले हैं जुते हुए खेत के साक्ष्य।
क्या मिले हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो अगर कभी ये सवाल आ जाए कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो कालीबंगन से मिले। और कालीबंगन किस क्षेत्र में आता है? जो वर्तमान में जो राजस्थान वाला जो क्षेत्र है वहां पे कालीबंगन है, राजस्थान वाले क्षेत्र में। क्लियर? अब बताइए किस नदी के किनारे? मैंने बताया था कि राजस्थान में पानी की कमी है तो महिलाएं क्या लेके जाती हैं? घड़े लेके पानी भरने जाती हैं, तो घग्गर नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे क्या बताया था मैंने? हड़प्पा। सिंधु नदी के किनारे मैंने क्या बताया था? मोहनजोदड़ो। सिंधु नदी के किनारे मैंने क्या बताया था? मोहनजोदड़ो। क्लियर? और घग्गर तो कालीबंगन हो गया। सतलुज किसके नदी? सतलुज नदी के किनारे क्या था? रोपड़। रोपड़ एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। वो किसके किनारे है? किस नदी के किनारे है? तो वो सतलुज नदी के किनारे। और अगर सवाल आए कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगन से। क्लियर? चलिए, चहुंदड़ों से क्या बताया था मैंने? गहने बनाने का कारखाना। और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता, उसके भी साक्ष्य कहाँ मिले? चहुंदड़ों में मिले। कालीबंगन के खेत के जोते जाने का साक्ष्य किससे मिला है? हल्की आकृति के कारण, आग की वेदी के कारण, जुते हुए खेत के कारण। बताइए। ये आपका होमवर्क, क्योंकि ये सवाल मैं बता चुकी हूँ। ये आपका होमवर्क है, मुझे कमेंट करिए, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी। लोथल किस नदी के तट पर है? बताइए, लोथल किस नदी के तट पर है? घग्गर, सिंधु, भोगवा, सतलुज। लोथल किस नदी के तट पर है? मैंने क्या बताया था? घड़ा लेके कहाँ की महिलाएं जाती हैं? कालीबंगन। कहाँ की महिलाएं घड़ा लेके जाती हैं? कालीबंगन। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो। सिंधु नदी के किनारे क्या है? मोहनजोदड़ो है। भोगवा नदी, लोथल अगर बंदरगाह है वहां व्यापार ज्यादा हो रहा है, व्यापार ज्यादा हो रहा है तो पैसा ज्यादा है, पैसा ज्यादा है तो भोग ज्यादा होगा। तो लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा। और सतलुज किस नदी के किनारे क्या है? रोपड़। क्लियर? तो किसका पूछा है? लोथल का। तो राइट आंसर विल बी भोगवा। क्लियर? चलिए, लोथल का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? कृषि, मछली पकड़ना, बंदरगाह, खनन। लोथल क्या था बेसिकली? बताइए। बंदरगाह था। तो लोथल का मुख्य आर्थिक आधार क्या हो जाएगा? बंदरगाह एवं व्यापार। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के। खोज किसने की थी? लोथल की खोज किसने की थी? SR राव जी ने। शिपयार्ड, कभी पूछे कि शिप बनाने का जो कारखाना है वो कहाँ मिला है? लोथल में मिला है। चहुंदड़ो स्थल किस देश में है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। तो जो चहुंदड़ो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। चहुंदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ये बात आपको याद रखना है, सिंध प्रांत में है। चहुंदड़ो की खोज किसने की थी? मैं बता चुकी हूँ। चहुंदड़ो की खोज किसने की थी? मजूमदार जी ने। मजूमदार जी ने, सी मजूमदार, उन्होंने खोज की थी। चहुंदड़ो में क्या मिला है? चहुंदड़ो में गहने बनाने का कारखाना मिला है। गहने बनाने का कारखाना। तो सवाल आए कि गहने बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? तो गहने बनाने का कारखाना मिला है चहुंदड़ो से। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य भी कहाँ मिले हैं? चहुंदड़ो से ही मिले हैं। तो कृपया इस बात को याद रखिएगा। सवाल आ जाएगा कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वो भी चहुंदड़ो से ही मिले हैं। तो चहुंदड़ो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। किसने खोज की? मजूमदार जी ने खोज की। और यहाँ क्या पाया गया है? गहने बनाने का कारखाना पाया गया है। क्लियर? चलिए, चहुंदड़ो से क्या मिलता है? चलिए आपका सवाल, चहुंदड़ो से क्या मिला है? कृषि कार्य के अवशेष, गहनों का कारखाना, धान्य भंडार, स्नानागार। बिल्कुल सही। आप तुरंत बोल देंगे अरे अभी तो पढ़ा है गहने बनाने का कारखाना। कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है चहुंदड़ो। और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते, उसके भी साक्ष्य चहुंदड़ो से मिले। सुरकोटदा कहाँ है? किस राज्य में है? देखिए, एक है सुरकोटदा और एक है धौलावीरा। धौलावीरा और सुरकोटदा दोनों एक ही जगह पे हैं, दोनों सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। धौलावीरा और सुरकोटदा, याद रखिएगा कि ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात के कच्छ में पाए जाते हैं। गुजरात के कच्छ में पाए जाते हैं ये दोनों सिंधु घाटी स्थल हैं, पहली बात। और धौलावीरा भी गुजरात के कच्छ में है और सुरकोटदा भी गुजरात के कच्छ में। सुरकोटदा से क्या मिले हैं? घोड़े के अवशेष मिले। सुरकोटदा से क्या मिले? घोड़े के अवशेष मिले। तो ये बात आपको याद रखनी है।
तो सुरकोटदा कहाँ है? राजस्थान, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। तो अब आप जान गए हैं कि सुरकोटदा और धौलावीरा दोनों कहाँ हैं? गुजरात के कच्छ में स्थित। क्लियर? आप मुझे कमेंट करिए, बताइए आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस स्टेट से? अपने अपने गांव, शहर, स्टेट, उसका नाम मुझे बताइए कमेंट करके कि आप ये वीडियो देख कहाँ से रहे हैं। मुझे भी समझ में आए कि कहाँ से ये वीडियो देखा जा रहा है। सुरकोटदा से कौन सा अद्वितीय अवशेष मिला है? मैंने अभी बताया सुरकोटदा से क्या मिला था? हाथी तैरता, तैरती गाय, घोड़े की हड्डियां और बाघ। सुरकोटदा से बिल्कुल सही घोड़े के अवशेष मिले थे, यानी कि घोड़े की हड्डियां मिली थी। और कहाँ है सुरकोटदा? तो गुजरात के कच्छ में है। और गुजरात के कच्छ में एक और कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है? बिल्कुल सही, धौलावीरा। चलिए, चहुंदड़ो स्थल की पहली खुदाई कब और किसने की? चहुंदड़ो की खोज किसने की थी? आप सबको पता है। दयाराम साहनी जी ने किसकी? हड़प्पा की। मजुमदार जी ने किसकी खोज की थी? चहुंदड़ो की। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की। और एसआर राव जी ने लोथल की। ये हम कई बार रिपीट कर चुके हैं। तो चहुंदड़ो की खोज किसने की थी? एनजी मजुमदार जी ने 1930 में की थी, याद रखिएगा। क्लियर? गहने बनाने का कारखाना कहाँ है? चहुंदड़ो में ही है। रिपीटेड क्वेश्चन है, कहाँ पे युगल युग समाधान पार्टनर म्यूरल्स मिले हैं? मतलब एक महिला और एक पुरुष एक ही कब्र में दोनों दफनाए गए हैं। तो कहाँ मिला था? मैंने आपको बताया था, ये कहाँ था? बिल्कुल सही, लोथल। लोथल गुजरात में ये मिला है। क्लियर? चलिए, इनमें से कौन सा स्थल बिना किसी बड़े किले के विकसित हुआ था? देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है वहां पे बेसिकली एक बहुत कॉमन चीज पाई गई है कि वहां किले का निर्माण परमानेंटली पाया गया है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा भी स्थल है जहां बड़े किले का निर्माण नहीं हुआ, किसी भी तरह के बड़े किले का निर्माण है वहां नहीं हुआ। मोहनजोदड़ो में भी एक किला था, शहर ही था वो पूरा। सुरकोटदा जो गुजरात के कच्छ में है वहां भी था किला। चहुंदड़ो और कालीबंगन में भी जो राजस्थान में है यहाँ भी किला मिला है। एक ऐसा क्षेत्र जिसे कहा जाता है चहुंदड़ो, जो कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। यहाँ किसी भी प्रकार के किले के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ये कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। यहाँ किसी भी बड़े किले के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ये सवाल पूछा गया था और बहुत सारे बच्चों से ये सवाल नहीं बना था। तो ये याद रखिएगा कि कौन सा स्थल है जो बिना किसी बड़े किले के विकसित हुआ था। तो वो कौन सा स्थल था? चहुंदड़ो था, जो बिना किसी बड़े किले के था। चहुंदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। खोज किसने की थी? मजुमदार जी ने की थी। कालीबंगन किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। खोज किसने की थी? अमलानंद घोष जी ने की थी। और बीके लॉल और बीके थॉपर ने उसमें उत्खनन कार्य किया था। क्लियर? सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात के कच्छ में है और यहीं से मिले हैं घोड़ों के अवशेष। और गुजरात के कच्छ में कौन सा है? धौलावीरा। मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे है, यहीं से ग्रेट बाथ मिला है। और मोहनजोदड़ो का जो सबसे बड़ा स्थान है वो क्या है? विशाल अन्नागार है, ग्रेनरी है, याद रखिएगा। यहाँ पे आपके सवाल सिंधु घाटी के खत्म होते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो सीरीज है वो पसंद आई होगी सिंधु घाटी सभ्यता की। हम ऐसे ही आपके लिए अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आएंगे, उनके एमसीक्यू लेके आएंगे। अगर आपको थ्योरी भी पढ़नी है, कॉन्सेप्ट भी पढ़ने हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। हम किसी भी टॉपिक में पहले हम आपको थ्योरी कंप्लीट करवा देंगे, उसके बाद हम लेके आपको उससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करवा देंगे। तो अगर आपको उस तरह की वीडियो चाहिए कि पहले थ्योरी हो जाए फिर एमसीक्यू सॉल्व कर लें, तो आप मुझे बता दीजिएगा, हम वैसे वीडियो लेके आएंगे। और अगर आपको ये एमसीक्यू प्रैक्टिस के साथ वाला वीडियो ही चाहिए कि सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाई जाए, तो हम वो कंटिन्यू कर लेंगे। तो बस आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिएगा। बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिएगा। सब्सक्राइब करने वाले लोगों से भी मेरा ये अनुरोध है कि जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है, आपको वीडियो के नोटिफिकेशन इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि आपने बेल आइकॉन नहीं दबाया है। तो बेल आइकॉन आप दबा लेंगे तो जैसे ही वीडियो आएगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्योंकि बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि आपका वीडियो अपलोड हो जाता है, हमें नोटिफिकेशन नहीं आता है क्योंकि बेल आइकॉन नहीं दबाया आपने। तो बस, और ये बता दीजिएगा वहाँ पे इंस्टाग्राम पे जाके कि किस सीरीज़ लेके आई जाए, फिर वही कंटिन्यू करते हैं। बाकी ये सीरीज़ तो चल ही रही है आपकी जीएस की। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।